चलो हेडिंग डाल लो, फंक्शन न्यू चैप्टर। रिलेशंस खत्म हो गया था ना, 1 मिनट पूछ जाओ, सब कुछ पढ़ लिया था उसमें। आर ऑफ एस वो सब भी पढ़ लिया था, एफ ऑफ बी, आर ऑफ आर, आर ऑफ एस, आर ऑफ, ये सब हो गया था। आता है ना करते हुए। हाँ मैंने कहीं पे लिखा है आर इज इक्वल टू 1 2 3, ए इज इक्वल टू, नहीं आर इक्वल टू वैसा कॉमा में लिखना पड़ेगा ना, 1,2 2 अच्छा अच्छा नंबर ले लेते हैं, 1 पी 2 क्यू, पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू के बाद 3 आर, और इधर में ए 1 बी 2 सी 3, ठीक है, सी 3 सॉरी। देन व्हाट विल बी आर ऑफ ए, आएगा क्या आर ऑफ ए, नहीं आएगा, ए ऑफ आर, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ए ओ आर ऐसे लिखते हैं, ए ऑफ आर। आर में 1 पुट किया तो पी बाहर आया, एक्चुअली उल्टा लिख दिया मैंने, इसके अंदर क्या पुट होना है 1 ना, आर के अंदर में, तो आर ऑफ ए, पहले क्या लिखा था ए ओ आर ना, हाँ आर ऑफ ए, हाँ क्या होगा, करेक्ट, आर ऑफ ए का मतलब पहले ए का एलिमेंट लिया आपने, तो ए का एलिमेंट क्या आएगा ए 1, तो ये ए के लिए इनपुट था कैपिटल ए के लिए, और उस पेयर के लिए आउटपुट कितना है 1। अब नेक्स्ट पेयर में एक्चुअली इसका आउटपुट दैट इज कैपिटल ए का आउटपुट 1 आर के अंदर सब्स्टिट्यूट होगा, तो आर के अंदर सब्स्टिट्यूट होगा तो उसका पेयर बनेगा 1 से स्टार्ट होने वाला, दैट इज क्या आएगा 1 पी ना, हाँ तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इज, अगर आप एक की जगह पे x का वैल्यू जैसे x, y है अगर, तो आपने कैपिटल ए के अंदर में a पुट किया, सब्स्टिट्यूशन टाइप की कहानी, तो उसका करस्पॉन्डिंग पेयर कैपिटल ए की वजह से 1 मिलना चाहिए था, बट दैट 1 शुड बी इनपुट ऑफ r, करेक्ट, तो फाइनली क्या आ जाएगा वो p, तो फर्स्ट पॉइंट इज a, p। वैसे ही और एलिमेंट बता सकते हो क्या, r और a के क्या क्या आएंगे, a, p आएगा, दूसरा b पुट करूंगा तो q आउटपुट मिलेगा ना, c, r, और कुछ है नहीं, समझ में आ रहा है क्या, क्या किया, द इनपुट ऑफ a विल बी द फाइनल इनपुट ऑफ r ऑफ a, करेक्ट, बट आउटपुट ऑफ r विल बी द आउटपुट ऑफ r o a, हाँ बट कंडीशन क्या आएगी, a का आउटपुट और r का इनपुट सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे a के लिए आपके पास a के लिए एलिमेंट है लेट्स b, 2, तो b का आउटपुट 2 आया, सॉरी a के लिए आउटपुट 2 आया, कैपिटल a के लिए बेसिकली, और r के लिए इनपुट 2 आएगा, देन उसका आउटपुट क्या है क्यों ना, तो अगर मैंने यहाँ पे r के अंदर में a सब्स्टिट्यूट किया तो a वाला r के अंदर जा रहा है, राइट, तो b सब्स्टिट्यूट किया तो b की वजह से क्या मिलेगा, पहले 2, फिर 2 जाएगा r के इनसाइड में तो क्या मिलेगा q, तो बेसिकली b पुट करने पे मुझे फाइनली q मिलेगा। हाँ ट्रांजिटिव टाइप की कहानी है, वो थर्ड वाला जो पेयर हम लोग लिखते हैं ट्रांजिटिव में, सेम टू सेम कहानी है, ओके समझ में आता है। जैसे आप फंक्शंस में भी कहीं पे देखोगे या कोई भी रिलेशन में आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, ओके, अगर x का वैल्यू π/2 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आएगा, साइन का वैल्यू, लॉग का वैल्यू, या साइन के अंदर में x सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो लॉग का वैल्यू मिलेगा वो लास्ट वाला पार्ट ना, क्या आएगा बताओ, 0 आएगा, π/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, साइन π/2 कितना, तो log 1 कितना 0, तो फाइनली ये कितना आया
0, राइट। तो बेसिकली अगर साइन एक्स में मैंने π/2 पुट किया होता तो मुझे 1 मिलता है, करेक्ट। और लॉग के अंदर में अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो 0 मिलता है, सही है। लॉग ऑफ 1 इज 0 ना। हाँ, तो फिर यहाँ पे लॉग ऑफ साइन एक्स में एक्स की जगह पे अगर मैं π/2 पुट करूंगा तो मुझे फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। समझ में आया। हाँ, लिखने का मन है। ये नहीं पढ़ा था ना, मुझे ऐसा याद आ रहा है शायद नहीं पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था ना। ओके, तो नोट कर लो। फंक्शन में ये सब चीजें आएगी, कंपोजिट फंक्शंस के नाम से हम लोग इन सब चीजों को रीड करेंगे, कंपोजिट फंक्शंस के नाम से। तो अभी कंपोजिट रिलेशन हेडिंग डाल सकते हो, कंपोजिट रिलेशन। कंपोजिट का मीनिंग समझ में आता है, ऐसा मिक्स करके कुछ बनाना ना, बस वही है। एज यूजुअल फिजिक्स केमिस्ट्री इजी, केमिस्ट्री फुल ऑन एनसीईआरटी, कोई जरूरत नहीं है बाकी दुनिया की। फिजिक्स सीधा सीधा फार्मूला रट्टा मारो, अप्लाई करो, 30 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करो। 35 मिनट दे दिया तो 25 क्वेश्चन हो जाएंगे फिजिक्स के। मैथ्स 2 घंटे में गारंटी नहीं है 15 होंगे, वही हो रहा है। पहला सेट थोड़ा सा कल का नॉर्मल था, वो 1.5 घंटे में मैथ्स का, 1.5 घंटा भी नहीं लगेगा, 80 मिनट में शायद 25 हो जाएंगे मैथ्स के। सेकंड वाले में नहीं होंगे, मेरे पेपर नहीं देखे, रिव्यू यही है। एनसीईआरटी से टफ नहीं है केमिस्ट्री। हाँ, फिजिक्स से लेंथी था। का पहला शिफ्ट थोड़ा वो सा नहीं, मैथ्स ऊपर ही था। हाँ, पहला सेट रिव्यू इजी आया है, सेकंड वाले का तो ऐसा मैंने पेपर देखा नहीं है, पर जो रिव्यू देखे या जिन बच्चों का हुआ उनसे बात हुई तो एक फर्स्ट सेट वाले से भी बात हुई, सेकंड वाले ने बोला मैथ्स में उसको 1.5 घंटा के अराउंड उसने दिया, लेकिन 11-12 क्वेश्चन ही हुए हैं। होपफुली सब करेक्ट होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री उसका हो गया था 90 मिनट्स में, दोनों मिला के अराउंड 45 क्वेश्चन कर दिया उसने, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री 40-45 के बीच उसने किया है, बट वो सब मिला के भी 90 मिनट में हो गया, मतलब 1 आवर एंड 90 मिनट। हाँ, 40-45 मिनट्स में एक सब्जेक्ट उसका हो गया, ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया। लेकिन मैथ्स, और उसका स्ट्रांग मैथ्स था, और टाइम मिलता तो कर लेता हूँ, पर और कितना ही टाइम मिलेगा। पेपर देखना पड़ेगा, या उसने प्रेशर में गलती करी या क्या किया। इतना यहाँ पूछते हैं वो लोग ऐसा कि 90 मिनट्स में 10-12 क्वेश्चन ही हो तुमसे, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, टफ एंड लेंथी दोनों कहानी। एक फैक्टर होता है तो फिर भी चलो स्कोरिंग थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, दोनों कहानी आती है, टफ भी है और लेंथी भी है। मेंस में ये है मैथ्स के साथ। एडवांस जब आएगा तो फिर वहाँ पे सुनने को मिलेगा हाईएस्ट मार्क्स इन मैथ्स। अपने ही काफ़ी बच्चों के आएंगे, तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स मैथ्स में ही आए। मेंस में ये सुनना थोड़ा मुश्किल है कि मैथ्स में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स आए। हो सकते हैं 1-2 लोग अभी उनके पेपर्स बाकी हैं जिनके आ सकते हैं मैथ्स में भी ज़्यादा मार्क्स। फर्स्ट वाला पेपर में तो इजी था, वो नॉर्मल लोगों ने भी 40-50 क्वेश्चन कर ही लिए उसमें, 40 जैसे, तो मतलब इजी था। मैथ्स में भी हाँ कुछ क्वेश्चन तो उसमें बताया बच्चों ने तो काफ़ी इजी थे, सिंपल कुछ पूछ रखा था। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आई थिंक सेक 10 माइनस √3 cos sin 10 cosec 10, ऐसा कुछ। तुम लोगों ने पेपर देख लिया? हाँ, ऐसे इजी से आया, एलसीएम लो काम खत्म। ये तो तुम लोग को भी आता होगा। जैसे जो क्वेश्चन मुझे अभी जस्ट याद आया, उसने बताया था मेरे को बच्ची ने, इसलिए मेरे को याद है। उसने बोला था सेक 10 माइनस √3 cosec 10, ऐसा था। cosec 10 माइनस √3 sec 10, ऐसा। तो हम बस यही बताना था। क्या है, इसको कर सकते हो तुम लोग, मेंस का क्वेश्चन है कल का।
तुमको आया था कि रट्टा मार लिया? खुद से नहीं आया था तो नीचे थोड़ी देखना रहता है। इसका वैल्यू वैल्यू कल का मेंस का क्वेश्चन है। हिमांग आ जाएगा ना? वो बीमार आदमी फिर अफसर है। हाँ हाँ, कौन है बीमार? और क्या, एक ही रहता है क्लास में सबसे ज्यादा बीमार, वही रहता है ना। ज्यादा ही हेल्थ इश्यूज है यार उसके, इतने भी नहीं होने चाहिए जिंदगी में। इसको देखो, अरे बाप रे, तुम लोग का तो ट्रिग्नोमेट्री वीक है। इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था। क्या हमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी पढ़ लिया, अब तो आना चाहिए। कितना आया? आया? हाँ, इतना ही करना था, और कुछ है ही नहीं कहानी उसमें। सिर्फ साइन और cos में से कैसे अच्छा मुझे फास्ट करा करो ना, तुमको आता जल्दी 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 करने का रहता है। हमें टच करना फास्ट, बेटी क्यों है? मुहूर्त निकाले तुम्हारे लिए। ये 2 कहाँ से लाई और ये 10 कहाँ से लाई? ये 10 कहाँ से आया? ये वाला 10, ये 10 √3 × 10 sin 10, ये 10 कहाँ से आया? आया कितना आया रे? साइन बस में कन्वर्ट कर किया, उसके बाद भी नहीं आया? क्यों, एलसीएम लेते नहीं आता? फिर कुछ अच्छे से स्ट्रक्चर्स दिखे क्या? अरे हमने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में भी बहुत कम किया उस पे। तो ये 1/sin 10 डिग्री माइनस √3/cos 10 डिग्री। फिर क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, बताओ? एलसीएम लेंगे ना, तो इट विल बी cos 10 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, करेक्ट। अब ये ऊपर वाला साइन और कॉस का एडिशन तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी बहुत क्या अलग से स्पेशल तरीके से भी लिखा है हेडिंग करके। a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना। हाँ तो क्या करेंगे बताओ? इसका √3 और 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं मैं? 2 से। तो यहाँ पे 2 1/2, इधर √3/2, और इसको मैं 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो इधर भी 2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब बताओ न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 2 इंटू, हाँ कॉस या साइन कुछ भी लिख सकते हो, साइन लिख दूं, चलो sin 30 इंटू माइनस cos 30 इंटू sin 10 डिवाइडेड बाय sin 20/2 ना। ये 2 नीचे वाला ऊपर जाएगा 4, और ये न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला है? sin a माइनस बी ना, तो a is 30, b is 10, sin 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय sin 20 कितना होगा? ये कट गया ना पूरा, बस हो गया। तो बहुत इजी था। होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पूरा रिवाइज करके आना है। उसका डीपीपी सॉल्व हो गया था पूरा, एक्सरसाइज सॉल्व हो गया सबका, मेंस वाला सबका हो गया।
किसका किसका हो चुका है? एक्सरसाइज मेंस वाला पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का, फिर भी भूल गए? हाथ नीचे करो, जिसका नहीं हुआ उसी का सबसे पहले आंसर आया। तो क्या सॉल्व किया तुम लोगों ने? क्लास में जिसका आंसर आया सबसे पहले उसका सॉल्व हुआ ही नहीं है, तो तुम लोगों ने सॉल्व करके क्या किया? बताओ। ठीक है, तो होमवर्क है वो पूरी एक्सरसाइज का रिवीजन, उसमें जो भी पहली बार में तुम्हारे डाउट्स थे, अब तुम्हारे ऑनेस्टली तुम्हारे पास तुम कौन से डाउट थे वो तुम्हारे हिसाब से देख लेना। ऑनेस्ट रहने का है, खुद के लिए काम कर रहे हैं। प्लस 10 क्वेश्चन ऑफ एडवांस एक्सरसाइज। किसका किसका एडवांस एक्सरसाइज भी हुआ था ट्रिग्नोमेट्री का? ओके, एक ही बच्चा है। ठीक है, तो तुम्हारा तुम जो भी रहेगा आगे का तुम चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, अपने हिसाब से कॉल ले सकते हो। हाँ, बाकी लोगों के लिए 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस के, 10 क्वेश्चन ही बोल रहा हूँ मैं, ओनली 10 क्वेश्चन हो जाएंगे ना? पक्का ना? हाँ, और जो भी डाउट्स रहे होंगे ना उस टाइम पे वो सबका रिवीजन, फिर से डाउट आ सकते हैं उनमें से कुछ, तो फिर से डिस्कस करना है। ओके, मतलब रिवीजन का तरीका ही यही होता है, जो आपने पहले सॉल्व किया है उसके डाउट्स को आप रीसॉल्व करोगे, देन आगे की चीज़ें सॉल्व करोगे। तो एक्चुअली ये होमवर्क रिवीजन जैसा ही है कि आप 10 क्वेश्चंस नए वाले ले रहे हो और पुराने वाली चीज़ों के डाउट सॉल्व कर रहे हो। ओके, चलो खैर अपन वापस आ जाते हैं अपने करंट वाली चीज़ों पे। तुम लोग गधे ही रहोगे, सिर्फ इतना छोटा ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा है। ये वाला नोट कर लिया ना? चलो ये खत्म हुआ फंक्शन। तो ऑफिशियली कैलकुलस का ऑफिशियल टॉपिक आ गया, अब मजा आएगा। 2 दिन महीने हम लोग 3 महीने कैलकुलस ही खेलेंगे। FLCD बीच में एक ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक आएगा, फंक्शन के जस्ट बाद ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें भी फंक्शन है। फिर आएगा लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले बेसिकली तुम्हारा फंक्शन चलेगा, फिर ITF आएगा, फिर LCD, फिर MOD, फिर AOD, फिर इसके बाद आएगी इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें भी 4 टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये सब में आपस में लिंक है। मतलब अगर आपको फंक्शन आता है तो ही ITF आएगा, अगर ये दोनों चीजें आती है तभी आपको लिमिट आएगा, अगर ये तीनों चीजें आती है तभी कंटिन्यूटी आएगा, अगर ये चारों चीजें आती है तभी डिफरेंशिएबिलिटी आएगा। तो इनमें से अगर आपका एक लेक्चर भी मिस हो गया तो हो सकता है आगे का पूरा कहानी मिस हो जाए। लाइक आपने फंक्शन का एक लेक्चर मिस कर दिया, कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जिनको मिस कर दिया तो ठीक है चल जाता है काम, बट कुछ लेक्चर्स ऐसे होंगे, कुछ कंटेंट जो मिस हो गया तो फिर आगे की पूरी कहानी मिस। तो अगर आप एब्सेंट हो रहे हो गलती से इस पूरे सेक्शन में कहीं पे भी, तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपको पढ़ के आना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एक टॉपिक या एक लेक्चर की कहानी नहीं है, एक सेक्शन की कहानी है, एक सेक्शन स्किप होगा। हाँ, ये नहीं आया तो शायद ये थोड़ा सा बन जाएगा, डिफरेंशिएशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो dy/dx निकालना है, लेकिन फिर से AOD नहीं बनेगा अगर ये नहीं आता है तो। ओके, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन में भी ऐसी ही कहानी है, उसमें भी 4 पॉइंट्स, 4 टॉपिक्स हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डायरेक्टली डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो फिर भी ये बन जाता है जैसा फिजिक्स में थोड़ा बहुत सॉल्व किया है, बट इसके लिए आपको फंक्शन आना चाहिए, अगेन लिमिट भी आनी चाहिए, AOD भी आना चाहिए। यहाँ पे फिर से एरिया आएगा, एरिया रिलेटिवली इजी होता है बाकी टॉपिक से, बट बेसिक ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं। AOD में हम ग्राफ बनाना बहुत अच्छे से सीख चुके होते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको ये AOD आना चाहिए, तब एरिया आएगा। फिर भी एरिया हो जाता है अगर AOD आपको बहुत ज़्यादा नहीं आता, बिकॉज अभी तक एग्जाम्स में बेसिक ग्राफ्स पूछे जाते हैं, वो लिमिटेशन से। अगर ग्राफ ही बहुत तगड़ा पूछ लिया तो आगे क्या सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि एरिया में भी इंटीग्रेशन करना है, तो 2 बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें वो एक साथ पूछेंगे तो 15 मिनट लगेगा, तो इसलिए वो ग्राफ थोड़ा सा नॉर्मली पूछते हैं। और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में सब आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन है मतलब डिफरेंशियल प्लस इंटीग्रल कैलकुलस बोथ, बट वो भी इजी ही टॉपिक है। मतलब इस पूरे सेक्शन का सबसे इजी टॉपिक है एरिया,
सेकंड इजी स्टेज डिफरेंशियल इक्वेशन। एमओडी को मैंने टॉपिक में काउंट नहीं किया, अगर एमओडी को टॉपिक में काउंट करेंगे तो हाँ वो सबसे इजी है डिफरेंशिएशन, ठीक है। हाँ तो अभी आगे से ध्यान रखना है अपने को, एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, और अगर मिस हो रहे हो, होता है कभी बीमार पड़ गए, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले वो सॉल्व करके आना है। अगर सॉल्व करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट नोट्स कंप्लीट करके या वीडियोस देख के आना ही है, ओके। और अगर ये सेक्शन आपका कैलकुलस स्ट्रांग हो गया, तो अगर मैं एडवांस की बात करूं तो 35% के आसपास अकेला कैलकुलस आएगा। ये जो टॉपिक्स के नाम अभी लिखे थे गए क्या, हाँ ये जो टॉपिक्स है अराउंड 35% है पूरे जेई सिलेबस का, तो अराउंड एडवांस में 35% इधर से आता है एडवांस का है, और लोग 100% ऑफ कैलकुलस स्कोर करते हैं एडवांस में, बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ बट उन लोगों ने उतनी मेहनत की होती है, अदरवाइज सबसे हार्ड सेक्शन में भी लोग डालते हैं कैलकुलस को। पर बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्चुअली आईआईटी में पहुंच रहे होते हैं, वो फुल कैलकुलस के मार्क्स स्कोर कर रहे होते हैं एडवांस में। मेंस में भी ऐसा ही कहानी है, 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास आपको कैलकुलस के मिलेंगे, और पेपर में तो उतना ही सॉल्व हो रहा है। जैसे कल का भी जो पेपर था, इवन हार्ड वाला सेकंड वाला पेपर, उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस ही लोगों से ज़्यादा सॉल्व हुआ, FLCD वाला पार्ट, ये ऊपर वाला AOD तक का। इंटीग्रेशन भी सॉल्व हुआ, हाँ पूरा ही कैलकुलस सॉल्व हुआ, डुएबल था। एक आध क्वेश्चन ही ऐसा था जो सारे लोगों ने स्किप किया, पढ़ने वाले बच्चे ने नहीं। और CET की अगर बात करेंगे तो CET में तो 70% आता होगा ये, वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं काउंट होते मैथ्स में कि डिफरेंशिएशन के कितने क्वेश्चन आए, इंटीग्रेशन के कितने क्वेश्चन आए, उधर काउंट होगा कितने पेजेस इंटीग्रेशन आया, कितने पेजेस डिफरेंशिएशन आया, ठीक है। फुल पेज पे ओनली इंटीग्रेशन, फुल पेज पे ओनली डिफरेंशिएशन। सो विदाउट दिस CET तो भूल ही जाओ, बिकॉज ऑलमोस्ट 80% सिलेबस ऑफ 12th इज कैलकुलस इन स्टेट बोर्ड। कुछ 2-3 टॉपिक ही है, वेक्टर थ्योरी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिक, और क्या है, थिंक मैट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी बोला ना, मैट्रिक्स और एक और है ट्रिग्नोमेट्रिक ITF, ठीक है, बस इतना ही है। बाकी फुल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, पर उसमें भी FLCD तक की कहानी नहीं है, यहाँ से ITF है और फिर ये सब है 12th में, इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और वेक्टर थ्योरी तो अराउंड 60% जैसा तो आ ही जाता है। मतलब 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो 60 मार्क्स का तो यही सब आ जाएगा CET में, तो इसके बगैर CET तो भूल ही जाओ। आपको कैलकुलस नहीं आता तो CET तो नहीं कर सकते क्रॉस, ठीक है। तो एवरी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट ही यही है, मतलब एवरी एग्जाम के लिए। इवन अगर आप IIT NIT में नहीं गए, कोई और कॉलेज में गए, तो वहाँ तो फिर से इसमें से बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ है उनके कोर्सेस में इनमें से बहुत सारी चीज़ें एज इट इज है। फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे, कुछ थोड़ा सा एडिशन। IIT NIT में गए तो यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स में पढ़ते हैं, वहाँ पे 3 वेरिएबल्स में पढ़ोगे, बस इसके नेक्स्ट, तो उसके लिए भी ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी ही। तो अभी तक अगर आपने इन केस मैथ्स में अभी तक बहुत अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन अभी जितना मैथ्स अब से बचा हुआ है उसमें भी अगर अच्छे से काम कर लिया, तो आपके मैथ्स में एवरी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे। मतलब मेंस में आप सोच सकते हो 99 तो 99 परसेंटाइल प्लस बहुत इजीली आ जाएंगे। आज तक पढ़ा हुआ एक भी टॉपिक आपको 0 है फिर भी, बट प्रोवाइडेड दैट आगे के सारे टॉपिक्स आपको आते हैं, क्योंकि इसके बाद के जितने टॉपिक्स बचे हैं सब इंपॉर्टेंट है, पूरा कैलकुलस और फिर वेक्टर थ्योरी और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, हाँ सबसे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, ओके। हाँ तो अब वापस आ जाते हैं, पढ़ भी लेते हैं, ठीक है, ज्ञान हो गया। इस पे दिमाग में इमेज होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। अब इतना इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली हार्ड रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला कि ठीक है इनइक्वालिटी जैसा सिंपल सिंपल हो जाएगा। हाँ वापस इनइक्वालिटी का यूज होगा थोड़ी देर में, वापस से इनइक्वालिटी अभी हमको काम में आएगी, बट अब ये डायरेक्ट सिंपल सिंपल तो नहीं रहने वाला, कुछ चीज़ें तो रहेगी, बिकॉज तभी तो एग्जाम्स पूछ रही है ना। बट क्या रहेगा, है तो सिलेबस का ही पार्ट, तो अगर आपने उसको ठीक तरीके से स्टार्टिंग से देखा तो ये सेक्शन पता ही नहीं चलता कि हार्ड था।
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अपने ही 12th में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं लगता कि कैलकुलस हार्ड है। उनको मैं 50 क्वेश्चन दूंगा कैलकुलस के, शायद 2 डाउट आएंगे उनको। ऐसे भी हैं, कुछ लोग हैं जिनसे 2 ही होंगे। ओके हाँ, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो शुरुआत से काम कर रहे होते हैं और उनको कैलकुलस बिल्कुल हार्ड नहीं लगता। होपफुली तुम लोग काम करोगे और तुमको हार्ड नहीं लगेगा, तो आज के 3-4 महीने बाद आके ये नहीं बोलोगे सर कैलकुलस हार्ड है। मतलब ऐसे बोलना चाहिए या फीलिंग आनी चाहिए कि कैलकुलस ईजी है, हमको मैथ्स में कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, ओनली कैलकुलस आता है, चलो ठीक है कैलकुलस की वजह से एग्जाम में जा रहे हैं। ऐसा भी हो तब भी चलेगा, मतलब 35% आप अटेम्प्ट कर लोगे एडवांस में, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। मतलब मेंस में 8-9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 8 एवरेज ले लो, 8 या 9 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो अब आ जाते हैं फंक्शन पे। तो फंक्शन का डेफिनेशन वगैरह कुछ पढ़ा था क्या लास्ट लेक्चर में हमने? नहीं ना, कुछ नहीं। रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ा था। रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 2 सेट्स? ओ भाई गजब हो यार तुमने, A क्रॉस B का सबसेट। देख के बोला। सब भूल गए? हाँ वेरी गुड, देख लिया ना? हाँ देख लेना चाहिए, नहीं आता हो तो घर पे भी खुद से देख लिया करो। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज द रिलेशन ना, बट उस रिलेशन में कोई कंडीशन स्पेशल नहीं था, कुछ भी दिया हो सकता है, हर एवरी क्वेश्चन में डिफरेंट कंडीशंस हो सकती थी। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशंस पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, मैं लिखाऊंगा, अभी नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब स्पेशल टाइप का रिलेशन है तो ऑब्वियसली उसकी कंडीशंस के बारे में बातें करनी पड़ेगी। तो अभी तक आपके पास क्या था कि कोई भी 2 सेट्स है ए और बी, तो ए और बी में अगर आप रिलेट कर रहे हो तो ए का एवरी एलिमेंट बी के एवरी एलिमेंट के साथ रिलेट कर सकता है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, फिर उसका सबसेट उठाएंगे, ऐसे ही था। हाँ, बट अब एक स्पेशल कंडीशन के साथ सबसेट सेलेक्ट किया, दैट इज उस सबसेट में ए का एवरी एलिमेंट यूज हो रहा है। जैसे मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल 1 ए का वैल्यू है 1 2, बी का वैल्यू है ए बी सी, ओके। तो 1 ए 1 बी 1 सी, और फिर 2 ए 2 बी और 2 सी, यही ऑल पॉसिबल सब पेयर्स होंगे ना ए क्रॉस बी के। हाँ, ये ए क्रॉस बी लिखा मैंने, इसमें से कोई भी सबसेट उठाऊं तो रिलेशन बनेगा। लाइक मैंने जस्ट 1 ए उठाया तो यस इट इज ए सबसेट, साथ में इसके 1 बी भी उठा लिया तो ये भी एक रिलेशन बनता है ना। बट ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन की कंडीशन है जो भी आपके पास पहला वाला सेट है उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट एग्जैक्टली 1 टाइम यूज होना चाहिए, ठीक है, एंड एग्जैक्टली 1 टाइम यूज होना चाहिए, और उसका बी के साथ में एक यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। यूनिक मीन्स ओनली 1 एसोसिएशन, ठीक है। जैसे 1 यहां पे अगर इस सबसेट की बात करूंगा तो इसमें 1 कितनी बार यूज हो गया? 2 बार, तो 2 बार यूज नहीं होना चाहिए, ओनली 1 टाइम। अब 1 टाइम होगा तो एक ही पेयर बनेगा, हाँ लाइक ये वाला, ठीक है। बट अभी भी ये फंक्शन नहीं है, क्यों? यस 2 का भी कोई तो एक पेयर यूज होना चाहिए, कोई भी एक पेयर, इवन 2 ए भी चलेगा। इधर में दोनों रिपीट हो रहे हैं, उससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, फर्स्ट वाला नंबर डिफरेंट होना चाहिए, करेक्ट। और फर्स्ट वाले नंबर का एक ही पेयर होना चाहिए, मोर देन 1 नहीं चलेंगे। समझ में आई बात है? तब उसको फंक्शन बोलेंगे। अब इसको और अच्छे वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे, तो लिखो। मेरे पास डेफिनेशन लिखी रहेगी, उधर से कॉपी करने की कोशिश करते हैं। नहीं लिखी क्या? हाँ,
हाँ लिखो, if there exist two sets A and B, capital A and capital B, if there exist two sets capital A and capital B, if there exist two sets capital A and capital B, then a subset of A cross B then subset of A cross B is called a function if then a subset of A cross B is called a function if each and every element of A each and every element of set A has unique association with an element of set B. Has unique association with an element of set B. ठीक है? If the function is f then it is denoted as f ऐसा f from A to B और A to B via f. ये दोनों ही नोटेशंस फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं, f A to B और A f B. ये लिखा where A is called, क्या बोलते हैं उसको, पढ़ा था ना, डोमेन. ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था डोमेन? हाँ. where A is called डोमेन और B को क्या बोलते हैं? गलत, कोडोमेन. where A is called डोमेन and B is called कोडोमेन. रेंज क्या होता है? जो बी के बाद में सेकंड एंट्री, हाँ, आउटपुट्स जो आएंगे वो आएंगे आपके पास रेंज. समझ में आता है ये कहानी? डेफिनेशन में समझ में आ रही है? अदर वर्ड्स में फिर से लिखने की जरूरत है? एक ही बार में समझ में आ गया? हाँ, ठीक है. अब मैपिंग नोटेशंस में भी हम लोग सेट्स को देखते हैं. एक मैपिंग नोटेशन नाम का कहानी है. जैसे मान लो मेरे पास ये सेट्स है ऐसे, तो सेट ए सेट बी, मैपिंग नोटेशन भी लिख सकते हो ऐसा. मैपिंग मैप बनाते हैं ना, नक्शा. हाँ, मैपिंग नोटेशन. तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या था इसके पास, वन, कुछ भी ले लेता हूँ, 1 2 3 A B C D. ओके, वन टू थ्री A B C. तो 1 का A के साथ, 3 का B के साथ, 2 का C के साथ, ऐसे कनेक्शन हो सकता है. तो ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? हाँ, ये रिलेशन जो भी बनेगा फंक्शन आएगा. अच्छा, मैंने अगर इसमें कुछ ऐसे बनाया, A से B 1 2 3 A B C, अभी ये फंक्शन है या नहीं है? है. यस, बिकॉज बी का वैल्यू रिपीट होगा, बी वाला एलिमेंट बार फिर से यूज हो रहा है, कोई इशू नहीं है. ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, राइट? अच्छा, अब अगर मैंने ऐसा लिखा 1 2 3 A B C 1 1 2, ऐसा, अभी ये है या नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, 1 2 टाइम्स यूज हो रहा है ना, तो ये फंक्शन नहीं है. वन टू थ्री A B C D, अभी ये फंक्शन है या नहीं है? क्यों नहीं है? 3 भी यूज होना चाहिए था ना. हाँ, तो ये भी फंक्शन नहीं है.
अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डी आता तब भी ये फंक्शन होता है या नहीं होता? होता। डी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, जस्ट फॉर ए सेकंड वाला ए बी सी में द ओनली ए यूज हो रहा है, बी और सी के साथ किसी का एसोसिएशन नहीं है। तो बी में नॉन यूज्ड एलिमेंट हो सकते हैं बट नॉट इन ए। तो फर्स्ट सेट जो आपका लिखा हुआ है दैट इज डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन क्या है और रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है सबको हम लोग लिखते हैं। इस फर्स्ट केस के लिए डोमेन बता सकते हो तुम लोग क्या आएगा? सेट है मतलब 1, 2, 3। अच्छा रेंज भी बता सकते हो क्या? ए डी आएगा या नहीं? ओके तो फिर कोडोमेन क्या होगा? पूरा कंप्लीट ए बी सी डी। समझ में आता है? अच्छा इसमें डोमेन फिर से क्या है? सेट ए यही है। अच्छा रेंज क्या है इसमें? ओनली ए ना, लेकिन कोडोमेन क्या है? कंप्लीट एबीसी। हाँ दैट इज सेट बी। मैं सेट बी भी लिख सकता हूं बट जस्ट समझाने के लिए मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया। एंड दिस टू आर नॉट द फंक्शन। हाँ रिलेशन है, इनका भी रेंज और डोमेन डिफाइन होगा बट वो आप सेट्स के तरीके रिलेशन में जैसा पढ़ा था वैसे ही सोचना पड़ेगा। ये फंक्शंस नहीं है। रेंज डोमेन इनका भी डिफाइन है, हमने पढ़ा भी था रिलेशंस में, राइट? मैपिंग नोटेशन बस और कुछ नहीं है। हाँ नीचे लिखो एफ ए टू बी, ऐसा एफ ए टू बी फंक्शन हुआ ना। ये फंक्शन एफ ए टू बी इज ऑल्सो नोन एज, ये ऑल्सो रीड, हम इसको कैसे करते हैं? हाँ नहीं वर्ड्स की कहानी, वर्ड्स की डिनोट करने वाली कहानी नहीं है। इमेज ऑफ ए इन एफ इज बी। F A to B can be read as image of set A. Image of set A in F is B. Set B. Image of set A in F. F मतलब फंक्शन, और वर्ड यूज करके बोलूँ तो मैं फंक्शन में इमेज ऑफ सेट A in the function F is B. ओके समझ में आ रहा है? अच्छा अब लेकिन अगर मैंने वर्ड इमेज यूज कर लिया तो बेसिकली इमेज जो आउटपुट है उसकी बातें हो रही है, ठीक है? हाँ बट ये ठीक है, वो ए टू बी मतलब यहां से लिखने का मतलब यही हो रहा है कि ए का इमेज निकाल रहे हैं वो बी में जा रहा है। तो बट एक्चुअल जो इमेज वाली कहानी है तो हम लोग रेंज को बोलते हैं इमेज, ठीक है? तो अब नीचे लिखो नोट करके, range is also called image of a range is also called image. Range is also called image and domain is called pre-image. प्री इमेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे 1 का इमेज इन एफ क्या है? तो 1 पुट करने पे जो आउटपुट आया उसको बोलेंगे इमेज। तो ए का सेट लिया 1, तो 1 का इमेज इन एफ कितना आ रहा है? ए। बट ए का प्री इमेज इज 1।
अच्छा, तो 3 का इमेजेस 3 का इमेजेस बी और बी का प्री इमेजेस 3। यहाँ पे ए का प्री इमेज 1 2 3 सब है, यस, और इमेज ए का नहीं, 1 का ए, 2 का भी ए, 3 का भी, बी का प्री इमेज डिफाइंड है क्या? नहीं है। समझ में आता है? हाँ, जैसे यहीं पे कहीं पे लिख सकते हो, तो इमेज ऑफ 1 इज ए और प्री इमेज ऑफ 1 इज ए और प्री इमेज ऑफ ए इज 1। डोमेन वाले को प्री इमेज, बाद में जो आ रहा है आउटपुट उसको इमेज बोल रहे हैं। वर्ड्स भी वैसे ही आए ना, पहले वाले के लिए प्री वर्ड यूज करेंगे, सिंपल है। अगला, यह डाउन ना, if a function is defined as y is equal to f of x, हाँ नोट करके लिखें। if a function is defined as y is equal to f of x, then domain of f of x will be, if y is equal to f of x, ये बोर्ड पे लिखा है ऐसा, y equal to f ब्रैकेट x ब्रैकेट 1, वो ब्रैकेट x के लिए है बस, ओके। y is equal to f of x, ऐसे रीड किया जाता है, f of x मीन्स रिलेशन ऑफ x, इस नाम उसका f है, ठीक है ना। हाँ, सो इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड एज y is equal to f of x, देन क्या लिखा है? If function is defined as y is equal to f of x, then domain of f of x is the set of all real values of x for which is the set of all real values of x is the set of all real values of x for which f of x is defined, for which f of x is defined। अब डिफाइंड का क्या मीनिंग है वो अगले लाइन में लिख रहे हैं, दैट इज, अब डिफाइंड वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए ना, दैट इज f of x has real output, f of x has real output, and what is the meaning of real output? तो values of y, तो ब्रैकेट में लिख लो रियल आउटपुट के बाद, दैट आउटपुट का मीनिंग हो रहा है वैल्यूज ऑफ y। मतलब जिस नोटेशन में मैंने लिखा है y इज इक्वल टू f of x, उसमें रियल आउटपुट इज y। अगर मैंने लिखा होता है u इज इक्वल टू f of p, तो फिर वो p और u वेरिएबल्स आ गए, राइट। तो values of u हाँ, तो जो भी वहां पे लिखा रहेगा उसका आउटपुट, करेक्ट। कोई कंफ्यूजन? पक्का? हाँ, तो अब अपने पास ना अगर इस तरीके से लिखा हुआ था पूरा f a to b, तो आपको रेंज और डोमेन और कोडोमेन तो पता चल जाएगा। बट आपके पास अगर ये नहीं लिखा है तो डोमेन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। अगर गिवन नहीं है ऑलरेडी डोमेन, देन वी नीड टू कैलकुलेट द डोमेन। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी जो डेफिनेशन लिखी, दैट इज ऑल वैल्यूज ऑफ सेट या ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, जब भी वो रियल आउटपुट पॉसिबल था। सो व्हेनेवर द y f ऑफ x डिफाइंड होगा, बस वही x की वैल्यूज डोमेन हो गई। वैल्यूज क्या आ रही है उसको डोमेन से लेना देना नहीं है, कुछ आ रहा है ना, बस काफी है, ओके। तो अगर क्वेश्चन में अलग से स्पेसिफिक तरीके से डोमेन नहीं गिवन है, देन हम डोमेन क्या कंसीडर करेंगे? ऑल वैल्यूज ऑफ x, जिसके लिए f ऑफ x डिफाइंड था। हाँ, ये भी नोट करके लिख सकते हो। If
domain is not given in the question, if domain is not given in the question, if ये क्या हुआ, ऐसे आ गया होगा ना, if domain is not given in the question, then we will consider the all values of x for which function is defined. Then we will consider the domain all values of x for which मतलब डोमेन के लिए ऑल वैल्यूज ना, देन वी विल कंसिडर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। समझ में आ रही कहानी? तो अब अपने टॉपिक का पहला पार्ट तो यही है कि डोमेन निकालना। अब आपको डोमेन निकालना सीखना पड़ेगा। हाँ, तो हेडिंग डालो फिर से, डोमेन ऑफ सम कॉमन फंक्शंस। डोमेन गोस्वामी लिख लो। डोमेन ऑफ सम कॉमन फंक्शन। रियल वर्ड में भी ये वर्ड कभी कभी सुना ही होगा, अपने डोमेन में काम करने का है, तुम्हारा डोमेन क्या है, तो सुने हैं कभी? नहीं? चलो बढ़िया, अभी आगे जाओगे जिंदगी में तो मिलते हैं ऐसे सुनने को। अपने डोमेन में काम करना है ना, मेरा डोमेन ये, ठीक है, मैं इसी एरिया में काम करूंगा, वैसा होता है। हाँ, तो डोमेन ऑफ सम कॉमन फंक्शन, तो उसमें सम कॉमन फंक्शंस का डोमेन हम लोग लर्न करके रखते हैं और फिर उसका यूज करके बाकी चीजों के लिए काम करते हैं। तो पहला आपके पास एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स मत बोलने का सिर्फ इतना मीनिंग है, और रिलेशन ऑफ एक्स जिसका नाम हमने एफ दिया है, कुछ और भी दे सकता हूं मैं, जी भी दे सकता हूं, कुछ भी दे सकता हूं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज रूट एक्स, तो इसका डोमेन क्या आएगा बताओ? ओनली एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, नेगेटिव आ जाएगा तो नॉन रियल बनेगा ना, तो यहां पे नॉन रियल वाली कहानी नहीं चलेगी। दूसरा, इसी का दूसरा वाला पार्ट ले लेता हूं एक। अभी एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा है कि रूट के अंदर में कोई और फंक्शन आ गया, लेट जी ऑफ एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल रूट ऑफ एक्स हुआ तो आप एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख ही दोगे। मैं अंदर में आ गया है अभी एक्स माइनस 1, देन क्या करोगे? ओनली एक्स इज पॉजिटिव और एक्स माइनस 1 पॉजिटिव। तो मैंने जिस नोटेशन में लिखा है, अगर मैं जस्ट कंपेयर करूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ जी ऑफ एक्स, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स? नहीं, एक्स के टर्म्स में क्या आ रहा है? एक्स माइनस 1 ना। हाँ, तो इन शॉर्ट आप यहाँ पे क्या सॉल्व करोगे? जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू रो। तो इसका सॉल्यूशन अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा? एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कोई कंफ्यूजन? सेकेंड, रूट 0 इज 0 ना बेटा। लेट्स एफ ऑफ एक्स इज अ रेसिप्रोकल फंक्शन, दैट इज डिनोमिनेटर में है, तो क्या आएगा बताओ? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, अदर देन 0 सब चलेगा ना। नेगेटिव भी चलता है, बहुत लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं, डिवाइड में नेगेटिव नहीं आता, आता है 1/-3 डिफाइंड है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे ओनली क्या सॉल्व करना है? x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, तो अगर इसी में मैंने कोई और चीज भी लिखा होता, लाइक डिवाइड में g ऑफ x है, देन क्या सॉल्व करोगे? g ऑफ x इज नॉट 0, उसको छोड़ के सब चलेगा ना। हाँ, बट यहाँ पे g ऑफ x भी डिफाइंड होना चाहिए। हाँ, उसके लिए हम लोग अभी आगे कंडीशन में लिखेंगे, बट डिवाइड वाले की वजह से ओनली वन कंडीशन एक्स्ट्रा आएगी, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ लिया, लेट्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/log x, तो यहां पे क्या सॉल्व करूंगा मैं बताओ? यस, log x इज नॉट इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए मैं मॉड लगा देता हूं, तो log ऑफ mod x इज नॉट इक्वल टू
तो मॉड x शुड नॉट इक्वल टू, हाँ 1। समझ में आता है ये? मॉड x है ना बेटा, तो प्लस माइनस, हाँ मॉड हटाऊंगा तब क्या आएगा? हाँ, तो यहां पे डोमेन क्या मिला? माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन -1 टू नेगेटिव नहीं चलेगा? -1 टू 0 नहीं चलेंगे? चलेंगे ना, क्या दिक्कत है? अच्छा चलो दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपल सा अभी के लिए, ओके? फिर ऐसे क्वेश्चन बाद में करेंगे। द x² - 5x + 4, इसका डोमेन बता सकते हो क्या आएगा? इस क्वेश्चन का तो डोमेन बता ही सकते हो ना? x² - 5x + 4 शुड नॉट इक्वल टू, फैक्टराइज हो रहा है, x - 4 इंटू शुड नॉट इक्वल टू, ये इक्वेशंस में तो नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से सॉल्व करने के वजह से चेंज होते थे, बट इक्वेशन में और नॉट इक्वल टू वाली इक्वेशन में सेम ही वेज है। जैसे आप इक्वल टू वाली को सॉल्व करते हो, एज इट इज सेम आपको नॉट इक्वल टू वाले को भी सॉल्व करना है। हाँ, इनइक्वालिटीज जब आ जाती है लेस देन ग्रेटर देन, तो नेगेटिव साइन की वजह से वो चीजें चेंज हो सकती है, इसलिए वहां पे डिफरेंट डिफरेंट वेज हमने देखे थे। इसको सॉल्व करने का कोई अलग तरीका नहीं है, वो एज इट इज ही सॉल्व करना है, बस वो साइन नॉट इक्वल टू रहेगा। तो यहां से x नॉट इक्वल टू 4 और x नॉट इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या आया बताओ? माइनस इन्फिनिटी से कहां तक? 1 तक, 1 तक ना, यूनियन 1 to 4 भी चलेगा, यूनियन, और डिफरेंट वे में कैसे लिख सकते हैं? हाँ, सीधा रियल नंबर माइनस कौन से दो एलिमेंट्स? 1,4। समझ में आता है ये? हाँ, मॉड x था ना बेटा, होता है हाँ, log x का 0 to infinity लिख रहे हैं अभी, log x का चिंता ना करो। ये समझ में आया? ऊपर का लिख लिया था ना सबने? फर्स्ट वाला लिख लिया, सेकंड वाला जल्दी नोट करो। लॉग मैंने ही पढ़ाया था ना तुम लोग को? लॉग मैंने ही पढ़ाया था ना तुम लोग को भी? सबको मैंने ही पढ़ाया था ना? कोरल वालों को नहीं पढ़ाया था? किशन सर ने पढ़ाया था ना? हाँ बट ठीक है, लॉग हो गया ना, पढ़ लिया है ना लॉग सबने? विदाउट लॉग वाले लोग नहीं है ना? देखो डोमेन ही भूल गया लॉग का, इतना अच्छे से कंडीशन लिखवाया था लॉग का, लिखवाया था ना उस टाइम पे अच्छे अच्छे कंडीशन, तब भूल गया, कुछ रिवाइज नहीं कर दिया। हाँ, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है इनइक्वालिटी रिवीजन, ट्रिग्नोमेट्रिक रिवीजन, लॉग का रिवीजन, ओके? पूछूंगा मैं कुछ भी फॉर्मूला, कोई भी टाइप का क्वेश्चन जो पहले क्लास में हो चुके हैं। चलो ये हटाओ। बता, इसका डोमेन क्या आता है? log x बेस b कब रियल वैल्यू? गोस्वामी उठ जा बेटा, बता क्या कंडीशन आती है? x ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा या नहीं? नहीं आएगा ना?
वेरी गुड। और क्या आएगा, दूसरा कंडीशन भी था कुछ, b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ऑल्सो b नॉट इक्वल टू या इक्वल टू, करेक्ट, b नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे डोमेन के लिए ये 3 कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी, दैट लॉक का इनपुट इज पॉजिटिव, 0 भी नहीं चलेगा, एंड द बेस इज पॉजिटिव बट अदर देन 1, लॉक का बेस 1 भी नहीं चलता। इसका एक्सप्लेनेशन जब लॉक पढ़ रहे थे बहुत अच्छे से देखा था, वो एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करके ये सब देखा था ना। हाँ, तो b का वैल्यू 1 भी नहीं चलेगा और पॉजिटिव भी रिक्वायर्ड है, एंड x शुड बी पॉजिटिव, इतना ही काफी है। याद आ रहा है कुछ, रिवाइज करना है लॉग, ओके। सब पूरा बेसिक मैथ्स यूज होने वाला है। तो x की जगह पे कोई और फंक्शन आया तो उसके लिए भी सॉल्व कर सकते हो ना। हाँ, जैसे इसी का मैंने अगर जनरल वे में लिखा log ऑफ g ऑफ x, और यहाँ पे भी लेट्स कोई और एक फंक्शन आ गया h ऑफ x, तो इसका डोमेन बताओ क्या लिखूंगा मैं, कौन सी कंडीशन सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, g ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ऑल्सो h ऑफ x इज नॉट इक्वल टू, बस इतना ही है। ये क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग का गड़बड़ है क्या? नहीं पता नहीं क्या। ना। एक्सपोनेंशियल का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल, यस। एक्स रेस टू एक्स, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, ऊपर का लिख लिया ना सबने, गलती से लिखा, गलती से लिखा है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल, कुछ भी पुट कर दो चलेगा। x रेस टू एक्स का क्या आएगा, बताओ। तो अब यहां पे इस केस में x का वैल्यू ओनली पॉजिटिव, इसका अगर मैं जनरल लिखूं तो जनरल ये कुछ ऐसा है कि लेट्स f ऑफ x इज इक्वल टू एक वेरिएबल वाला पार्ट नीचे, एक वेरिएबल उसके पावर में, तो g ऑफ x द होल रेस टू h ऑफ x। थर्ड पॉइंट लिख लिया सबने। तो अब g ऑफ x रेस टू h ऑफ x में जो एक्सपोनेंट वाला चीज है उसका वैल्यू कुछ भी चलेगा, ओनली रियल नंबर, बट हाँ रियल नंबर, और g ऑफ x का वैल्यू पॉजिटिव, एंड इफ g of x is 0 then h of x is positive. 0 raised to something positive number is 0. 0 raised to something negative number will be undefined ना, because नेगेटिव पावर की वजह से वो डिनोमिनेटर में जाएगा। नहीं, अब अगर चलो ये कहानी तो समझ में आ रही है, g of x is equal to 0 then h of x पॉजिटिव क्यों लिखा मैंने, फिर g ऑफ x भी पॉजिटिव लिखा है मैंने ऑलवेज, क्यों ऐसा, बिकॉज अगर पावर इसका वेरिएबल है, जैसे लेट्स मैंने x ले लिया, सिंपल सा h ऑफ x लिया, और यहां पे नेगेटिव नंबर लिखा गलती से -3, तो -3 रेस टू x में x की वैल्यूज इवन है या ऑड है उस पर डिपेंड करेगा ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। बट अब x यहाँ पे ओनली इंटीजर्स नहीं है, x तो रैशनल है, इररेशनल है, सब कुछ है,
द कंप्लीट सेट ऑफ नंबर, कंप्लीट सेट ऑफ एक्स ऑन नंबर लाइन है ना, तो अब वहां पे कोई भी टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स अगर आप लोगे तो उनके बीच का डिस्टेंस ही 0 है, करेक्ट। हाँ, लाइक मैंने √2 लिया तो √2 से जस्ट ग्रेटर वाला, √2 से जस्ट स्मॉलर वाला, वो दोनों नंबर्स भी आएंगे ना नंबर लाइन पे। तो आपको ये पता है ठीक है, -3⁻1 कितना आएगा, आपको ये भी पता है -3⁻2 कितना आएगा, नो डाउट। बट -3⁻√2 कितना आएगा बताओ। इवन साइन बताओ, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वैल्यू तो छोड़ो। हाँ, वैल्यू तो अगर 3 का पावर √2 लेंगे तो ठीक है, कैलकुलेटर निकाल के दे देगा, कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेटली तो आ ही जाएगी, बट साइन अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप वैल्यूज निकाल सकते हो, 3⁻√2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3:1.414, कैलकुलेटर यूज करेंगे तो 10-20 पॉइंट का भी निकाल सकते हैं, राइट। सही है ना, 1000 तक भी निकाल लेंगे, बड़ा कंप्यूटर ले लिया। साइन का क्या करेंगे अगर नेगेटिव है तो, नहीं बता पाएंगे, इट्स इर्रेशनल नंबर, एंडलेस है, करेक्ट। और अगर इसको कन्वर्ट भी किया डेसिमल्स में, फ्रैक्शन ऐसा कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, इर्रेशनल नंबर है ना, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, तो आप इसका साइन डिफाइन कर पाओगे नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है। बिकॉज ये -√3 के पावर में सिर्फ 1.414 से डिसाइड नहीं कर सकते। इसका बाद वाला नंबर अगर ऑड है, जैसे 441 लिया, तो ये अगर नेगेटिव होता तब इसको हमें ऑड के हिसाब से सोचना है। अब ऐसा है तो इवन के हिसाब से, और कुछ आया तो और कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, जो पता ही नहीं है तो उस पर कैलकुलेशंस करेंगे क्या, नहीं। तो जो चीजें नहीं पता है या जो चीजें फिक्स नहीं है वो नॉट डिफाइंड, खत्म, ठीक है। ऐसे ही होता है ना मैथ्स, अगर फिक्स आउटपुट नहीं आ रहा है तो डिफाइंड ही कैसे हुआ, रेंडमनेस है वो, ओके। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, डोमेन में जो नीचे वाला फंक्शन है वो शुड बी पॉजिटिव, करेक्ट। इफ दैट फंक्शन, दैट इसको बेस फंक्शन बोलते हैं, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट बोलते हैं, राइट। जैसे लॉग का बेस रीड करते हैं, एक्सपोनेंट्स का भी बेस ही रीड करते हैं ना। हाँ, बेस जैसे फॉर्मूला में रीड किया होगा, अगर 2 एक्सपोनेंट्स का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। हाँ, तो g ऑफ x को भी इस एक्सपोनेंट्स का बेस ही रीड करते हैं, बट वो अनयूजुअल है, हम लोग बहुत ज़्यादा उसको यूज नहीं करते हैं। हाँ, बट अभी तो बोलना ही पड़ेगा। तो बेस वाला फंक्शन शुड बी पॉजिटिव, एंड इफ बेस फंक्शन इज 0 देन एक्सपोनेंट्स वाला पार्ट शुड बी पॉजिटिव, अदरवाइज वो डिनोमिनेटर में 0 चला जाएगा। समझ में आया। हाँ, नोट करो ये भी। बोलो बेटा। तो वो फिर अब एक पॉइंट्स की बातें आ जाएगी ना, रैशनल में भी दिक्कत है। -2⁻1.3 बताओ, -1⁻2 या -2⁻13/10, तो इवन रूट ऑफ -2 विल बी नॉट डिफाइंड। आयोटा आना चाहिए ना, तो आयोटा के या -1 के 13 रूट का लिखने पड़ेंगे। तो अगर यहां पे हाँ ऑड नंबर है तब हाँ ये डिफाइंड होगा, सही है। अगर यहां पे भी इवन आ गया तब भी वो नॉट डिफाइंड है, तो फिर वो एक बहुत पर्टिकुलर केस हो गया, तो उसके हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। अगर वैसा आ रहा है तो फिर वो फिक्स वैल्यूज है, फंक्शंस के टर्म्स में नहीं है। फंक्शंस के टर्म्स में मतलब कंटिन्यूअस चीजें नहीं है। अगर आप उसको फंक्शन के लिए देखोगे, इवन आपने ग्राफ देखा, -2⁻x ले लिया, ओके, तो होगा क्या, 0 पे ये 1 आएगा, 1 के जस्ट बाद अगर ये नेगेटिव है तो उसके जस्ट बाद ये पॉजिटिव आएगा। तो ये ऐसे ग्राफ्स बनेंगे क्या, थोड़ा और अच्छे से,
मान लो एक जीरो आया, उसके जस्ट बाद नेगेटिव आया, तो जस्ट बाद क्या आएगा, फिर वापस नेगेटिव, फिर वापस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही चलेगा ना। अब ये तो मैंने बहुत ऐसे डॉट 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 बनते जाएंगे ना, पर एवरी डॉट के बीच में डिफरेंस रहेगा। और कौन सा वाला डिफरेंस रहेगा, 1/∞ वाला, बिकॉज इच नंबर के बाद एक रैशनल और इररेशनल कहानी है। ठीक है, तो फिर यहां पे वो ग्राफ्स ऐसे कंटिन्यूअस नहीं बनेंगे जैसे ये लाइन बनता है। अगर -3 का पावर मैंने x लिखा तो वो इस तरीके से नहीं बन सकता, वो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, मतलब थोड़ा और अच्छे से कि ठीक है ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसके भी नीचे में भी सेम नेगेटिव वाले ऐसे 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 बनते जाएंगे। ठीक है, तो वो कहीं पे भी वेल डिफाइंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, आप इंटीजर से बातें कर लोगे, कुछ अच्छे नंबर पे बातें कर लोगे, बट उसके जस्ट राइट और लेफ्ट की कहानी डिफाइंड नहीं है। ओके, तो अब अगर यहाँ पे हमें डोमेन चेक करना है तो वो सिर्फ एक पॉइंट के लिए अगर बात करेंगे, ठीक है -3 पे डिफाइंड है या नहीं, तब निकाल सकते हैं कि चलो ऐसा कुछ आ गया, एक नंबर फिक्स था -2, उसका पावर आ गया -3, तो हाँ ये कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर मैंने ये बोला तो कंप्लीट सेट बताओ जब ये कब डिफाइंड है, तो ओनली x को मुझे 0 या 0 से ग्रेटर लेना पड़ेगा। कंप्लीट सेट की बातें हो रही है। पर वो पॉइंट पे तो डिफाइंड ही है ना, मतलब अगर हमने वो डाला एक्स्ट्रा वैल्यू, वो हमें रियल वैल्यू देगा y, हाँ वो डोमेन का पार्ट होगा। हाँ, तो नहीं, लेकिन अब इसमें कंडीशन हो गई है, ये नंबर कांस्टेंट लिख दिया है मैंने। अगर ये कांस्टेंट है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी लिखा है a⁻x के लिए क्या कहानी है, वो कहानी अलग थी। अभी यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, तो वेरिएबल लेने के बाद मैंने एक नंबर को फिक्स कर दिया, तो एक कंडीशन अलग ही हो गई ना। हम बात कर रहे हैं दोनों वेरिएबल। चलो ये बताओ या ये बताओ, तो अब ये भी बदल रहा है, इधर भी बदल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो सेम ही नंबर्स वाली चीजें आने वाली है। सर पर अगर एक वो x रेज़ टू x में हमने -2 दिया है, हाँ वो डिफाइंड होगा। हाँ, एक पॉइंट पे वो डिफाइंड है, तो ऐसी चीजों को हम इनफाइनाइट पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस मतलब कोई भी दो कॉन्जुगेटिव पॉइंट्स पे ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ठीक है ऐसा ही फंक्शन दिया गया f(x) = x⁻x, बट मेरे से अगर इसका डोमेन पूछा जाएगा तो मैं जो कंसीडर करूंगा फॉर द कंटिन्यूअस रीजन वो 0 से ग्रेटर आएगा। बट उन्होंने अगर बोला कि पॉइंट्स ही बता दो तो ठीक है, हाँ मुझे यहाँ पे वो -2⁻², अगर x का वैल्यू फिक्स है -2 तो मुझे वो कंसीडर करना पड़ेगा। बट हम लोग जब डोमेन लिख रहे हैं तो कंटिन्यूअस रीजन वाली कहानी लिख रहे हैं। ओके, तो बेसिकली ये चीज़ें जब इनिशियली ये सब जब चीज़ें मार्केट में आई तो तब चीज़ें कुछ रेफरेंस के लिए या चीज़ों को इजी बनाने के लिए सपोज की गई, करेक्ट। तब सपोज की गई तो उसमें x⁻x के लिए नेगेटिव वाला चीज़ ऑब्वियसली वो हर एवरी नंबर के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स नेगेटिव में रहेंगे जहाँ पे वो डिफाइंड बनेगा। ठीक है, बट फिर उसके साथ डील कैसे करें, क्या वो कंटिन्यूअस आएगा, नहीं ये कंफर्म है कि वो कंटिन्यूअस नहीं आएगा। -2⁻² आया लेकिन -2.01⁻² पता नहीं है, नहीं पता ना, जस्ट छोटा सा आगे चले गए नंबर लाइन पे -2 से जस्ट राइट और लेफ्ट में नहीं पता है। तो फिर उस चीज को डील करने के लिए बोला गया कि अगर मुझे जनरल बातें करनी है इस फंक्शन की, कि ठीक है मुझे इसके लिए कोई जनरल रिलेशन निकालना है या जनरल नेचर ऑफ दैट फंक्शन निकालना है, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव के लिए काम करूंगा। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन -∞ से +∞ के लिए sin x डिफाइंड है, बट वो कंटिन्यूअस भी है, बट उसके कैलकुलेशंस हमें यूनिक तरीके से मिले, उसके लिए उसका पीरियड डिफाइन किया गया कि ठीक है 0 से 2π में देखेंगे फिर उसका जनरल कहानी बना देंगे। ठीक है, तो अब 0 से 4π भी देखा जा सकता था उसका, हाँ, बट वहां पे लॉजिक लगाया गया कि सबसे स्मॉलेस्ट इंटरवल जब वो डिफाइंड है, तो यहां पे लॉजिक लगाया गया हमें कंटिन्यूअस रीजन वाला चाहिए। बिकॉज ऐसा होगा कि अगर कोई कंटिन्यूअस रीजन में कोई प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है किसी पॉइंट के लिए और फिर नेगेटिव में भी वो नंबर वहां पे डिफाइंड है, तो ठीक है वहां पे भी वो अप्लाई हो जाएगा, बट मैं नेगेटिव के लिए कोई प्रॉपर्टी निकाल नहीं सकता फंक्शन की, क्योंकि वो कंटिन्यूअस रीजन नहीं है। ठीक है, तो क्या कंसीडर किया गया कि पॉजिटिव वाली कहानी।
हाँ, आपके पास कैलकुलेशन में आया -2 का पावर -5, तो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो, करेक्ट। इसको आप लिखोगे 1 बाय -2 का पावर 5, ठीक है ना। और फिर 1 बाय -2 का पावर 5, तो नेगेटिव नंबर का पावर पॉजिटिव, तो आपको पता ही है, आता है ना। सोने का नहीं है बेटा, पहले ही लेक्चर में कैलकुलस के सो रहे हैं। देखो इतना बोरिंग नहीं है यार, ये तो अच्छा है, इजी इजी जा रहा है, इसमें क्या है, फिर क्यों सो रहे हो। वैसे तुमको नहीं, अभी मैं उसको बोल रहा था, वो तुमसे ज्यादा सो रही है, तुम बीच बीच में उठ रही हो, वो कंटिन्यूस सो रही है, बीच बीच में उठ रही हो और फिर वापस सो जा रही हो। ए क्या हुआ। नहीं, वो सिर्फ इस फंक्शन के लिए, मतलब इंटरवल्स में कंटिन्यूटी अगर आएगी तब हम लोग वो इंटरवल्स में लिखेंगे। यहाँ पे ये वेरिएबल रेस टू वेरिएबल के लिए अलग से चीजें बात की गई है। हाँ, ये जनरल कहानी नहीं है, ये सिर्फ वेरिएबल रेस टू वेरिएबल की कहानी है। हाँ हाँ, मतलब ये एक स्पेशल टाइप का केस हो गया, ये स्पेशल टाइप का फंक्शन हो गया, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम कभी भी डोमेन को ब्रेक नहीं करेंगे, डोमेन ब्रेक होगा, नॉट डिफाइंड वाली चीजें आएगी। इवन अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि ओनली डिफाइंड फॉर इंटीजर्स, देन यस द डोमेन इज ओनली इंटीजर्स, ऐसा आएगा भी कि दिस फंक्शन इज ओनली डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर्स, तो वो ओनली पॉइंट्स ही हुए ना, और किसी के लिए डिफाइंड ही नहीं हुआ। हाँ, बट ये हमने यहाँ पे वेरिएबल रेस टू वेरिएबल के लिए जनरल केस कंसिडर करके रखा है कि अगर और कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है फॉर द वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, देन वी विल कंसीडर ये वाली कंडीशंस। ओके, समझ में आ रही बात है। हाँ, अगर अलग से कुछ बातें देके रखी हुई है तो फिर उसके हिसाब से काम करेंगे। दैट इज कुछ स्पेशल चीजें देके रखी है क्वेश्चन के बारे में, लाइक वही जी ऑफ एक्स का वैल्यू दे दिया, तब कहानी अलग है, ठीक है। मतलब माइनस रेस टू माइनस हो सकता है, लेकिन हाँ वो बोला जाएगा। हाँ, यस, वहां पे वो बोला जाएगा। अगर सिर्फ इतना ही है, बस इतना ही है, इसके साथ में कुछ और नहीं है, तो फिर ये लेंगे, तो बड़ा ही वो एक स्पेशल केस है। हम लोग खुद से बस पता के लिए कंसीडर करेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 है, वरना अगर दिया होगा तो हाँ, दिया होगा तो फिर उस हिसाब से चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी कंडीशन दी रहेगी। अगर नेगेटिव में फिर से वो दिक्कत होगा, सिर्फ डिफाइंड ऑन, तो हाँ, अगर उसको भी ठीक है और जनरल तरीके से लिख सकते हैं, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इफ देखो अभी हमने क्या लिखा, ए रेस टू एक्स, सो इफ ए इज पॉजिटिव, इफ ए इज नेगेटिव, ये दोनों अलग अलग कहानियां लिख सकते हैं। इफ ए इज पॉजिटिव देन एक्स इज ऑल वैल्यूज बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ ए इज नेगेटिव तो only defined on some x, not necessarily rational. 1/2 is a rational, but negative का पावर 1/2 is not defined. हाँ, तो ऐसा लिख सकते हो, या only exist for some values of x. नहीं, नॉट नेसेसरी। हाँ, नेचुरल नंबर्स पर डिफाइन होगा ना, हाँ, नेचुरल नंबर्स पर, इंटीजर्स पर डिफाइन होगा। हाँ, बट नॉन इंटीजर्स पर भी डिफाइन हो सकता है, जैसे -1 का पावर 1/3 बोल सकता हूँ मैं, इस -1। हाँ, बट वो फिक्स नहीं है, तो कुछ ही वैल्यूज रहेगी। हाँ, बहुत सारे रहेंगे जिनका डिनोमिनेटर ऑड है, तो ऑल p/q टाइप ऑफ नंबर व्हेन q इज ऑड, ऐसा लिख सकता हूं। चलो और स्पेसिफिक लिखना है, तो ओनली एग्जिस्ट फॉर सम वैल्यूज ऑफ x वेयर x इज इक्वल टू p/q एंड q इज ऑड। अब डिफाइंड है। हाँ,
अगर डिवाइड में इवन नंबर आ गया, जैसे -1 का पावर इवन आया तो लास्ट में 1/2 बचेगा ना, तो रूट -1 क्या होगा? नॉट डिफाइंड ना, आयोटा पढ़ा ना? हाँ, अबे आयोटा ही होता है, रूट -1 इज आयोटा ना। तो हाँ, रूट के अंदर नेगेटिव आया तो नॉट डिफाइंड। अगर यहाँ पे पावर डिवाइड में 4 भी होता तब भी तो कहानी वैसी ही है ना। यहाँ पे अगर 40 भी होता तब भी तो ये कहानी वैसी ही है। तो यहाँ पे डिवाइड में सिर्फ क्या चाहिए? ऑड चाहिए। हाँ, तो और स्पेसिफिक लिखना है तो बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ये लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा a(x) के लिए। तो अब अगर g(x) और f(x) जो हमने लिखे थे वहां पे h और g इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो यस, फिर हमें वो पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। बट अगर आपसे अलग से ऐसे कुछ रीजन नहीं दे के रखा है तो ओनली पॉजिटिव के लिए काम करेंगे। ये कहानी ऐसी है, जैसे मैंने बोला कि log ऑफ -1 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड ना। बट अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में गया तो हाफ टाइम्स ऑफ log -1 कितना है? ये वैल्यू रियल नंबर्स में जाएंगे तो नॉट डिफाइंड है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर देखूंगा तो डिफाइंड है। हाँ, कैसे आएगा ये? log ऑफ रूट -1 दैट इज log आयोटा। तो एक्चुअली जो चीजें हमने अज्यूम करके रखे या कुछ चीजें अज्यूम ना बोल के कुछ चीजें फिक्स करके रखे, क्राइटेरिया फिक्स करके रखे, उसके हिसाब से हम लोग चीजों को डिफाइन करते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे तो आयोटा इज e आयोटा π/2। सो log आयोटा, लेट्स बेस इज e, देन इट विल बी आयोटा π/2। मिल गया उसका वैल्यू। कॉम्प्लेक्स नंबर का आउटपुट कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। हाँ, खैर कॉम्प्लेक्स नंबर तुम अलग से पढ़ रहे हो तो हम उसमें नहीं जाते, जस्ट एग्जांपल दिया। ओके, लॉक पढ़ लिया क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में? पढ़ोगे, आएगा। हाँ, अभी सर तो घूमने गए ना, आएंगे आएंगे, पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, मजा आएगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ तक हो गया यार? टेस्ट वेस्ट बनाना है सर? है नहीं ना, तो मेरे को ही बनाना पड़ेगा। मॉड एक्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी हुआ? नहीं हुआ? ओके, ये झूठ बोल रहे हो तुम लोग, हो गया है? नहीं हुआ? ओके, आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज हुआ? आर्गुमेंट ऑफ ए माइनस आर्गुमेंट ऑफ बी इज, मैं आर्गुमेंट ऑफ ए माइनस आर्गुमेंट ऑफ बी क्या होता है? हाँ, ये हो गया ना, वेरी गुड। हाँ, इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ ए बाय बी। नहीं हुआ? अच्छा, तो रूट ऑफ 2 + 3 आयोटा ये हो गया है? नहीं हुआ है। थ्योरी में क्या पढ़ा फिर, ये तो बताओ। कॉन्सेप्ट्स के नाम बताओ। तुमने बोला प्रॉपर्टीज, मैंने बोला प्रॉपर्टीज, तुमने बोला अलजेब्रा, मैंने बोला अलजेब्रा, तुम दोनों का मना कर रहे हो, तो नाम बताओ क्या क्या पढ़ा भाई। टेस्ट में आ जाएगा यार, रोगे फिर। हाँ, अच्छा, ये पढ़ लिया, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इज इक्वल टू e आयोटा थीटा, ये पढ़ लिया है। ओके, nth रूट भी पढ़ लिया, क्यूब रूट ओमेगा पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? ओके, ठीक है, ये पढ़ा ना, ये कन्वर्ट करना पड़ा है। अच्छा, 2 - √3 या 1 - √3 आयोटा का आर्गुमेंट निकालना सीख लिया। हाँ, कितना आएगा बताओ? प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 - √3 आयोटा
कितना माइनस हाँ -2π/3 पढ़ लिया है ना, तुमको नहीं आता इट्स ओके, तुम गधे हो, आई नो दैट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ वेरी गुड, अभी सबका गलत ही आंसर जा रहा है। इट विल बी -π/3। कोई बोला था क्या? हाँ आवाज नहीं आई तुम्हारी। अच्छा इसका आप कितना आएगा? -π/3। पढ़ लेने का। हाँ अब 2π/3 आएगा। मैं गधा, तुम लोग कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो। खैर चलो वापस से इस पे आ जाता है। तो ये सारे डिस्कशन में हमें क्या पता चला यहाँ से? अगर वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है तो दोनों का कंबाइंड चीज को हम लोग अगर बोलेंगे कि कंटिन्यूअस रीजन के लिए अगर कोई डिफाइंड है तो उसके लिए पॉजिटिव वाली कहानियां लेनी पड़ेगी। अगर नेगेटिव में जा रहे हैं, दैट इज बेस, एक्सपोनेंट्स का बेस अगर नेगेटिव है तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए वो डिफाइन हो सकता है, बट वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब ईच एंड एवरी नंबर के बाद वो डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब ब्रेक आ गया। जैसे मैंने अगर 3 लिखा तो मैं 3.1 नहीं लिखूंगा, करेक्ट? समझ में आता है ये बात? हाँ, तो इस पॉइंट के पास वो बाद वो डिफाइंड नहीं होगा। तो अब उसके लिए अगर मुझे जनरल कहानी की बात करनी है, मुझे किसी क्वेश्चन में वेरिएबल रेस टू वेरिएबल का चीज अगर जनरल तरीके से यूज करना है तो जो हमारे पूर्वज लोग हैं उन्होंने डिफाइन करके रखा है कि तुम पॉजिटिव के लिए ही कैलकुलेशंस करो। अगर तुमको नेगेटिव के लिए करना है तो हम बताएंगे क्वेश्चन में कि ऐसे ऐसे चलो इस नंबर के लिए जाके कर लो। ओके हाँ, तो वो ये सिर्फ वेरिएबल रेस टू वेरिएबल की कहानी है। अब अगर कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल आया तो कांस्टेंट का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव है तो उसके पावर में कुछ भी लिख सकता हूँ, बट नेगेटिव है तो उसके पावर में या तो मैं पॉजिटिव लिखूंगा, नहीं, नॉट नेसेसरी, क्योंकि नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर ऑलवेज डिफाइंड और नॉट नेसेसरी। -3 का पावर हाफ इज नॉट डिफाइंड फॉर रियल नंबर्स ना। तब वहां पे कुछ ही पॉइंट्स रहेंगे जब उसका पावर का डिनोमिनेटर ऑड है, करेक्ट? कोई भी नंबर ले लो ऐसा जिसका पावर ऐसा है जिसके डिनोमिनेटर में ऑड है, वो डिफाइंड होगा। मैंने -3 का पावर 1/13 लिखा, वो भी डिफाइंड होगा ना, एक वैल्यू आएगी -1। हाँ, तो वो सिर्फ कुछ पॉइंट्स हो गए जहां पे डिनोमिनेटर ऑड है। समझ में आती बात अभी? पक्का? ओके, आगे बढ़े। ये लिखा, लॉग लिखा गया। हाँ, लॉग वेरिएबल रेस टू वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, एनसीआर का डोमेन बताओ। n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r, और क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और क्या आएगा? बिलोंग्स टू होल नंबर्स ना, होल नंबर्स, नेगेटिव नहीं चलेंगे ना, वही हो गया ना, ग्रेटर और इंटीजर्स देन आपने लिखा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वही होगा। नहीं, उसमें डेसिमल नंबर भी आता है। r शुड बी n और r शुड बी इंटीजर ना, मतलब ऐसा, और इंटीजर लिख देता हूँ। मतलब n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r, नहीं होगा। पॉजिटिव भी हो और इंटीजर भी हो तो कैसे आएगा? नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा ना। एनसीआर में 10 में से -5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, होता है क्या? है ना, एनसीआर इज द सिलेक्शन ऑफ आर आउट ऑफ n ना। हाँ, तो आउट ऑफ 10 सेलेक्ट -5 पॉसिबल है? नहीं है। आउट ऑफ 10% सेलेक्ट ½ % पॉसिबल है?
हाफ आधा आदमी, हाँ 1/2% नहीं कर सकते ना, काटना पड़ेगा, सही बात है। तो इंटीजर ही होना चाहिए, राइट। और कुछ आता है क्या? और क्या पढ़ा तुमने दुनिया में? बस इतना ही पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री, चलो साइन एक्स और कॉस एक्स कब कब डिफाइंड है? ऑल रियल नंबर के लिए ना। क्या कभी नॉट डिफाइंड होता है वो? नहीं। अच्छा फिर ये बताओ tan x और sec x कब नॉट डिफाइंड है? 0 पे नॉट डिफाइंड है। sec 0 का वैल्यू नहीं आता? कौन से π/2? n π/2 में n का वैल्यू 2 पुट करो, n+1 π/2। गधो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। 8 π/2। अभी अभी थोड़े दिन पहले जो ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन पढ़ाया है, sec x इज 1/cos x ना, यहां से क्या सॉल्व करेंगे? cos x इज नॉट 0, तो cos x का वैल्यू 0 कब आता है? तो 8 π/2 पे ना, तो 2n+1 π/2 ना। तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व किया है? किसने किसने मॉड्यूल कंप्लीट किया ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का? हाथ ऊपर करें। मेंस एक्सरसाइज तक का, डीपीपी और मेंस एक्सरसाइज। ओके, बहुत कम लोग हैं, इधर की जनता फुल गायब है। क्या क्या रैंडम दे रखा है? ऐसा कुछ भी तो बाउंडनेस मतलब रेंज ना, -1 से 1 की कहानी। तो 6 7 पढ़ना था, स्किप करके क्यों है? साइमल्टेनियस सॉल्विंग में तो क्या होता है, दोनों का कोफिशिएंट इक्वल करके प्लस माइनस या सब्स्टिट्यूशन। साइमल्टेनियस तो यही होता है। और फिर डाउट सेशन जब होता है तो दिखता तो कोई नहीं है। अगर तुम लोग बोल रहे हो कि तुमको नहीं आती चीजें, नहीं हो रही है, तो डाउट सेशन में तो कोई नहीं दिखता है कभी। एक बच्चा नहीं रुकता डाउट सेशन में। हाँ बताओ कब कब आए? मुझे तो आज तक याद नहीं है। इस ट्यूसडे, पिछले ट्यूसडे कोई नहीं आया। तुम अकेले नहीं, कोई नहीं आता है, तब किसी को डाउट ही नहीं रहते। अगर डाउट्स आ रहे हैं तो पूछने तो आओ ना। अगर पता चलेगा कि ठीक है पूरी क्लास को डाउट आ रहा है तो मैं फिर से उस पर क्लास ले सकता हूं। तो आज मैंने पूछा तो अब बता रहे हो तुम लोग कि सर मॉड्यूल में वो सेक्शन नहीं बन रहा है। पिछले महीने पढ़ा था वो, उसके बाद सेट थ्योरी रिलेशन खत्म हो गया। पहले बताना चाहिए था ना। मुझे सपना हैगा ऐसा कि इनको चलो ये वाला चीज नहीं समझ में आ रही है, इनको बाउंडनेस वाली कहानी, बिकॉज बाउंडनेस इज नॉट अ टफ टॉपिक। अगर टफ रहेगा तो ठीक है, मैं उसका बार बार पूछूंगा। बाउंडनेस में फिक्स है, हर बार मैक्सिमम और मिनिमम जाना है। हाँ तो सबके लिए अलग अलग कहानी रहेगी, बट अगर सबको ही कुछ मेजर चीजें हैं तो बताओगे तभी ना। अभी देखो किसी को बाउंडनेस टफ लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है, तब क्लास में सबको सेम ही पढ़ाया, बट किसी और के लिए कुछ चीजें अलग रहेगी, तो जब आओगे तब पता चलेगा। तो डाउट सेशंस में आओ, थोड़ा सा फायदा होगा। ओके, किशन सर का डाउट सेशन तो अटेंड करते हो ना? वो भी नहीं करते? वो करते हो ना? कोई भी एक डाउट सेशन तो करते हो, उधर भी पूछ सकते हो। पूछते हो? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पूछे? हाँ तो फिर पूछो ना। फिर डर लगता हूँ मेरे से, तो फिर बात अलग है। डर लगता है? हाँ ऐसे किसी को मेरे से डर और लगता है, ऐसा कुछ है? अबे इतने मेरे से डर, वो भी लड़के, देखो लड़कियां नहीं डर रही यार।
क्या लड़के हो तुम लोग हैं? हैं? तुमको कब मारा पे? मारा क्या आज तक तुमको? तुम हरकतें वैसी करते हो। हाँ, तुमको तो जरूरत है ही। सुना 12th वालों ने बताया था, एक दो को प्यार से मारा होगा, बस ऐसे देखो ऐसा किया होगा उनको, बस इतना। इससे को मारना थोड़ी बोलते हैं। मतलब तुम लोग को मारा क्या? सर उसका तो ये नहीं ना कि पोटेंशियल जीरो हो जाता है, कभी हाथ घूम जाता नहीं नहीं, डाउट सेशन में नहीं मारता रहा मैं। मारूंगा तो क्लास में या पेरेंट्स के सामने। नहीं नहीं, ऐसा डाउट सेशन में कभी नहीं मारता मैं, ठीक है। हाँ, पेरेंट्स के सामने मारा या क्लास में मारा उसका कोई गारंटी नहीं। डाउट सेशन में आ सकते हो क्या, डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम लोग भी डरते हो बे, तुम लोग को तो पता नहीं। डाटा वाटा भी क्या डाटा है, मारा वारा भी है। सब लड़के ही लड़के डर रहे हैं। मार सकते हो। ठीक है, चलो ये समझ में आ रहा है। ये कहां से आया? अगला ये भी रिवीजन करके आना है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री पूरा ही रिवाइज करना है ना। वैसे भी लेक्चर अब पिकनिक के बाद होगा, नहीं होगा क्योंकि सैटरडे तो होता ही नहीं है। ओहो हो, एक पूरा फिक्स लेक्चर नहीं है मैथ्स का। एडवांस का होगा सैटरडे को, पता नहीं। सैटरडे का पता नहीं है उस दिन होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट सैटरडे, इस सैटरडे तो एडवांस वाला है ना। हाँ, तो अभी ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट वाला। अभी ये बताओ, cosec x cot x का क्या आएगा डोमेन? cosec x cot x का डोमेन बता। मतलब मार सच में खाएगा? मैं नहीं मारता, अरे मत डरो यार, बताओ। क्या आएगा cosec x cot x का डोमेन? सर एन पर रियल नंबर माइनस एन पाई। चार भी नहीं आता, ये तो सूत्र है। कुछ समझ में आ रहा है? चलो तो बताओ, cosec x कब नॉट डिफाइंड होगा? पहला चीज, देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री ना बड़ा ही कनेक्टिंग वाला कहानी है। आपको मेथड्स पता होना चाहिए। cosec cot आया, मुझे cosec cot के साथ सॉल्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें? साइन कॉस में। लेकिन ये इतने अच्छे हैं कि दिमाग में बिना लिखे भी कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। cosec को साइन के टर्म में क्या लिखेंगे? कॉट क्या आएगा? कॉस बाय साइन, करेक्ट, ऐसे ही होगा ना। हाँ, सो जब भी ना हमें ऐसा निकालना है कि किसी का डोमेन, तो दो तरीके हैं डोमेन निकालने के। अगर डायरेक्टली हम ये बता पा रहे हैं कि ये कब डिफाइंड है, जैसे रूट एक्स, तो रूट एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट वैसा सॉल्व करेंगे। अदरवाइज उल्टा वाला, द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर व्हाट वैल्यूज, ऐसा कुछ। तो अब 1 बाय साइन एक्स बहुत सारे नंबर्स पे डिफाइंड होगा, cosec x बहुत सारे नंबर्स पे डिफाइंड होगा ना। तो कब नॉट डिफाइंड होगा ये सोचेंगे। नॉट डिफाइंड होने का मतलब इन्फिनिटी पे जाएंगे। ग्राफ पढ़े हैं तुम, ग्राफ से भी सोच सकते हो कब cosec x का वैल्यू इन्फिनिटी जाता है, जब डिवाइड में कितना आएगा। तो cosec x इज 1 बाय साइन x ना, तो cosec x विल नॉट डिफाइंड व्हेन sin x इज 0, और sin x 0 कब होता है? n पाई। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ cosec x? x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस n पाई ना। cot x के लिए भी सेम है क्या? क्यों सेम है? क्या डिनोमिनेटर में साइन ही है। खुद से नहीं सोच सकते थे ये कहानी? सोचनी पड़ेगी, सोच सकते थे ना। हाँ,
लिख लो। और बहुत सारे डोमेन्स आएंगे बट वो अभी नहीं, थोड़ी सी चीजें पढ़ने के बाद। कुछ क्वेश्चन, हाँ अगला चीज, अगर मेरे पास दो अलग अलग फंक्शंस आ गए, लाइक एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी आ गया, तीनों कहानियां आ गई, तो ये पूरा चीज कब डिफाइन होगा? जब एफ ऑफ एक्स डिफाइन होगा ओनली तब, या जी ऑफ एक्स डिफाइन होगा तब, या कंप्लीट एफ प्लस जी बोथ आर डिफाइंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ऐसे तीन साइन है। एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स, ओके। ये वाला चीज कब डिफाइन आएगा बताओ? ये कोई फंक्शन ले लिया मैंने एफ ऑफ एक्स, दो लोगों का अलग अलग एडिशन है, तो दोनों का कंबाइंड डोमेन निकालना पड़ेगा मुझे। तो इसके लिए क्या सॉल्विंग करूं बताओ? हाँ, पहला वाला पार्ट रूट एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज ग्रेटर देन वन। एंड दूसरा वाला क्या करना पड़ेगा? तो दोनों का कॉमन या दोनों का यूनियन, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन ना, तो आंसर क्या आएगा? हाँ, सो वन से, समझ में आया? तो अगर f का डोमेन डी एफ बोल देता हूं और g का डोमेन डोमेन ऑफ g ऐसे लिख देता हूं, तो इसका कंबाइंड डोमेन क्या आएगा? हाँ, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। सही है। मल्टीप्लाई में भी ऐसा ही होगा, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, आपके पास कुछ ऐसा आ गया, लेट्स x इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस वन, तो आप बोलोगे सर जीरो पे ये जीरो इंटू रूट ऑफ माइनस वन, ये जीरो, ठीक है। लेकिन वो जीरो इंटू रूट ऑफ माइनस वन, जीरो को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो उससे पहले ये रूट ऑफ माइनस वन डिफाइन होना चाहिए। तो अब डोमेन के लिए कहानी क्या है कि जो जिस भी फॉर्म में एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है उसी फॉर्म में अगर वो डिफाइंड है देन पूरा फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज मैनिपुलेट करके डिफाइंड नहीं होगा। इवन जैसे अगर मैंने लिखा x इंटू वन बाय एक्स, so what is the domain of x into 1 by x? is all x other than 0। हाँ, अगर मैं इसको x 0 नहीं है तो कट कर सकता हूं, तो मैं इसको कट तभी करूंगा ना जब x 0 नहीं है। तो अगर मैं यहां पे भी x का वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो 0 इंटू रूट माइनस वन जीरो, बट मैं वो तभी लिख सकता हूं जब रूट माइनस वन डिफाइंड था। यहां पे वो इमेजिनरी दुनिया है ही नहीं, ठीक है, वो नॉट डिफाइंड में कंसिडर किया जाएगा। एवरीथिंग अदर देन द रियल आउटपुट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड फॉर द डोमेन, ठीक है ना। तो इमेजिनरी दुनिया में नहीं जाना है, तो इसका डोमेन क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी अगेन, नॉट जीरो। अदरवाइज बोलोगे सर जीरो पुट करो, वैल्यू आ रही है ना जीरो, बट वो जीरो इंटू रूट माइनस वन, बट रूट माइनस वन इज आयोटा, पर वो इमेजिनरी दुनिया के लिए डिफाइन किया गया है। रियलिटी में रूट माइनस वन डज नॉट एग्जिस्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट इंटू जीरो, डज नॉट एग्जिस्ट। भाई जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसके आगे वाली स्टेप एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं। जैसे यहां पे x इंटू वन बाय एक्स से x और x कैंसिल आउट हो सकता है, बट अगर मैंने जीरो पुट कर दिया तो जीरो इंटू वन बाय जीरो, इट नॉट वन, करेक्ट, बिकॉज जीरो इंटू वन बाय जीरो मीन्स जीरो इंटू इंफिनिटी लिखा है, बट इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट इंटू जीरो इज डज नॉट एग्जिस्ट। भाई जो चीज पता ही नहीं है उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इसका डोमेन भी क्या आएगा बताओ? ऑल अदर देन जीरो, ऐसे लिख दो। ये दोनों एग्जांपल भी नोट कर सकते हो। अभी ऑब्वियस है किसी के दिमाग में आ भी गया होगा, मैंने डिवाइड वाला छोड़ के रखा है। द रीजन
करेक्ट, तो इसका डोमेन आएगा डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एंड जी ऑफ एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि वो डिवाइड में है। कुछ समझा? चलो तो अगला एक थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, डोमेन निकाल के दिखाओ थोड़े से। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, find the domain of the following functions. चलो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया? माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू 2 टू इन्फिनिटी। इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड? करेक्ट। क्या सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर है ना, सबने ऐसा ही किया। क्वाड्रेटिक फैक्टराइज कर दिया आता है, x माइनस 2 x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 1 एंड 2 प्लस माइनस प्लस। करेक्ट। किसका किसका आंसर आ गया? फर्स्ट वाले का हाथ ऊपर करें। बाकी लोग बहुत ज्यादा गधे हैं, हाथ नीचे कर लो। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते नहीं आता, एक्सट्रीम गधा लेवल होता है। हाँ तो अभी क्या है, वेविगर मेथड ना, प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए? प्लस वाला ना, और ये दोनों इंक्लूड करने हैं। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, सॉरी 2 टू इन्फिनिटी। चलो सेकंड वाले का क्या आया? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड? यूनियन नहीं, माइनस 2 से 2 पे नेगेटिव भी आ जाएगा ना बेटा, रूट भी तो है। तो रूट भी है और कुछ साथ में डिनोमिनेटर भी है, तो इसके लिए क्या सॉल्व करना पड़ेगा? फॉर ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं चलेगा, तो रीजन 0 आएगा तो डिवाइड में 0 आ जाएगा, सो नॉट डिफाइंड। फैक्टराइज करते आता है ना, x माइनस 2 x प्लस 2 इज ग्रेटर देन, फिर से वेविकर मेथड -2 + 2, याद आ रहा है लास्ट ईयर पढ़ा था? हाँ तो पॉजिटिव चाहिए ना, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन। चलो ये किसका किसका करेक्ट हुआ? ओके चलो ये ज्यादा लोगों का हुआ, अच्छा है। थर्ड वाला आया f of x is equal to root of log mod x। इधर ही लिखा था ना, रूट ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स। सही है तुम्हारा।
दोनों क्लोज ब्रैकेट है ना, आ गया माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to infinity. करेक्ट 1 टू इन्फिनिटी इंक्लूडेड ना, रूट आया और लॉग आया। तो यहाँ पे आपको एक तो सॉल्व करना पड़ेगा लॉग ऑफ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट लॉग इज इंक्रीजिंग फंक्शन ना, डायरेक्ट इनइक्वालिटी ओपन करते हैं, बट 0 कब आता है 1 पे, तो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो दो कहानियां आएगी, पॉजिटिव के लिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 9 और x इज लेस देन और इक्वल टू -1। मॉड याद आ रहा है, पढ़ाया था ना अच्छे से, पूरा डिटेल में लिख के बताने की जरूरत है नहीं ना। हाँ, तो x पॉजिटिव और x नेगेटिव दो कहानियां आएगी, प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट, माइनस लेके करेंगे तो प्रोसेस ये थी, एक बार x को पॉजिटिव लिखते हैं और एक बार x को सॉरी और एक बार x को नेगेटिव लिखते हैं, तो फिर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। और लॉग की वजह से क्या आता है, मॉड एक्स इज पॉजिटिव, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव है, सही है ना। हाँ, तो आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 इंक्लूड होगा यूनियन। चलो ये किसका किसका करेक्ट हुआ, ओके ये थोड़े कम लोगों का हुआ। अभी इसमें कुछ डाउट हो तो पूछो, समझ में आ रहा है, हाँ बताओ। क्योंकि लॉग के अंदर में 0 सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, x का वैल्यू तो 1 ही आएगा यहाँ पे, तो log 1 इज 0 और रूट 0 इज डिफाइंड। ये जो कंडीशन मैंने अप्लाई की है किसके लिए किया है, ड्यू टू ऑफ स्क्वायर रूट, तो उसमें तो 0 चलता है, यहाँ पे 0 नहीं चाहिए, लॉग का इनपुट शुड नॉट बी 0 राइट। हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो वैसे भी नहीं आ रहा है हमारे आंसर में। अगला f of x is 1 by root of log x, चलो सिर्फ इतना ही ले लो, 1 by root of log x, खुश रहो अभी। चलो क्या आया, log x is greater than 0, बस इतना ही करना है ना। हाँ, तो x is greater than, यही आंसर है। अगला f of x is equal to root of log of 5x minus x square divided by 6। चलो आंसर आया इसका, कहाँ है क्वेश्चन, हाँ मीर लिख रहा था ना तो उसको चाहिए। मेहर लिख रहा था, ओके ओके, अभी लिख लिया ना सब, मेहर का है, हाँ उधर बैठा, लिख लिया ना। इसका आंसर क्या आया, 2 to 3 इंक्लूडेड, और किसी का, सबका ये आया, देख लेते हैं भाई क्या कहानी है। तो log ऑफ विथ बेस 10 5x minus x square by 6 should be greater than or equal to 0, so 5x minus x square by 6 should be greater than or equal to 10 raised to 0 is 1 ना,
6 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो बेटा लॉग में 0 नहीं आ रहा है, रूट के अंदर 0 आ रहा है। ये पूरा वैल्यू तो 0 हो सकता है ना, log 1 का वैल्यू कितना होता है? तो आउटपुट तो 0 आ सकता है ना लॉग का इनपुट इज नॉट 0, राइट। तो ये हमने आउटपुट लिखा है, कंप्लीट लॉग का वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, चलेगा। हाँ, तो इस तरह 0 से स्मॉलर होगा कौन? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो 2 से 3 वो भी इंक्लूड करके, राइट। और लेकिन अंदर वाला चीज तो पॉजिटिव आया ना, 6 से ग्रेटर आया ना वो तो नेगेटिव आने की बात ही नहीं आती उसकी, वो ग्रेटर देन 1 ही आ रहा है। हाँ ठीक है, किसका किसका करेक्ट हुआ? हो ऑलमोस्ट सबका, चलो बढ़िया है। तो इतना सीख गए, तो नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन के आगे की चीजें पढ़ेंगे। होमवर्क याद है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, आइडेंटिटीज, जितना भी था उतना रिवीजन, प्लस स्टिल एडवांस के 10 क्वेश्चंस था, प्लस लॉग, प्लस मॉड, प्लस इनइक्वालिटी, प्लस सेट थ्योरी एंड रिलेशंस। हाँ, सबका मेंस तक खत्म करके आना है, और ट्रिग्नोमेट्री वाले के 10-10 क्वेश्चन एडवांस के।